उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, बिहारी से बिहार और पा से पश्चिम बंगाल। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जनगणना 2011 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनगणना की तैयारी तो आपको होना ही चाहिए। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एग्जाम का। दोस्तों, जनगणना के बारे में सबसे पहले अपन बेसिक चीजें जान लेते हैं कि जनगणना सबसे पहले कहाँ हुई, कब हुई। जैसे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार आधुनिक तरीके से जनगणना अमेरिका में 1790 में हुई थी। दोस्तों, हालांकि भारत में कब हुई थी, इसके शासनकाल में हुई थी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में प्रथम प्रयास कब किया गया? 1872 में किया गया। दोस्तों, जब 1872 में जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया, उस समय वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यह प्रथम प्रयास किया गया था 1872 में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों, ये जनगणना जो है पूरे भारत में एक साथ नहीं की गई थी, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में की गई थी। दोस्तों, फिर बात की जाए कि भारत की पहली पूर्णकालिक और आधिकारिक जनगणना कब हुई, तो ये हुई थी 1881 में। दोस्तों, जो अभी फॉर्मेट है जनगणना का, प्रति 10 वर्षों में 10 वर्षीय जो जनगणना होती है, ये 1881 से शुरू हुई है। दोस्तों, जब 1881 में शुरू हुई तो उस समय कौन वायसराय था? वायसराय थे लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड रिपन। तब से हर 10 वर्ष में जनगणना की परंपरा शुरू हुई है, जो कि आज तक चल रही है। अगले स्लाइड में देखते हैं, भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू प्लोडेन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1872 की जनगणना के क्रम में वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना, मतलब दोस्तों अगर 1872 से बात की जाए तो उस क्रम में 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। याद रखिएगा और जरूरत पड़े तो नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए, मतलब 1951 से अगर हिसाब लगाया जाए तो 2011 की जनगणना जो है इस 7वें क्रम की जनगणना है। लेकिन अगर 1872 से किया जाए तो यह 15वें क्रम की जनगणना है। जबकि 10 की आधार पर अर्थात 1881 से बात की जाए, दोस्तों यहाँ पर 1981 लिखा हुआ है, ये है 1881। जब 1881 से बात की जाए तो ये 14वें क्रम की जनगणना है। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूनिक इंफॉर्मेशन है ये, आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा कि जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। दोस्तों, और जनगणना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा आयोजित की जाती है। दोस्तों, गृह मंत्रालय के अधीन होता है ये भी आप याद रखिएगा, इसे भी आप स्टार लगाकर रख लीजिए। दोस्तों, वर्ष 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हुई थी। कितनी हुई थी? 0.31%। दोस्तों, इसका कारण क्या था? दोस्तों, वर्ष 1911 से 21 के दौरान भारत में भयंकर महामारी फैली थी। इस कारण इस 10 की समय में जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? ये थे सी चंद्रमौली। और 2011 जनगणना का नारा या मोटो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस
आवर फ्यूचर। आप इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों याद रख लीजिएगा। जनगणना संघ सूची का विषय है दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है जनगणना से संबंधित ये वाला क्वेश्चन की जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपको याद रखना है ये संघ सूची का विषय है। किस अनुसूची में आता है? ये 7वीं अनुसूची में आता है और अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख, अनुच्छेद 246 में, और 7वीं अनुसूची है और संघ सूची का विषय है। उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अपन यहाँ पर ये जान लेते हैं कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिए दोस्तों, राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन दोस्तों वर्ष 2000 के पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य था वो था मध्य प्रदेश, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य बन गया। और दोस्तों सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर यह है गोवा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। आप ये दोनों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। दोस्तों ये क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। दोस्तों वैसे तो सभी का मैंने यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत लिख दिया है कि ये राज्य भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? ये है 16.51%। दोस्तों राज्यों का क्रम याद रखने की आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उ से उत्तर प्रदेश, मां से महाराष्ट्र, बिहारी से बिहार और पा से पश्चिम बंगाल। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो जाएगा। उ से उत्तर प्रदेश, मां से महाराष्ट्र, बिहारी मतलब बिहार और पा से पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं दोस्तों भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। दोस्तों इनका क्रम याद करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूं। सिमी को अरुण गोवा में मिला। सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सिमी को अरुण गोवा में मिला। दोस्तों यहाँ पर फिर से मैंने कुछ फैक्ट इंक्लूड किए हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। दोस्तों मेघालय राज्य में मतलब वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के बीच जो है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। कितनी प्रतिशत? 27.9% मेघालय में। और जबकि संपूर्ण भारत की दशकीय वृद्धि कितनी थी? 17.7%। मतलब संपूर्ण देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि से भी ज्यादा मेघालय की वृद्धि थी। कितनी थी? 27.9%। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन था? नागालैंड था। नागालैंड में कितना था? 0.6%। दोस्तों ये था माइनस में। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला राज्य या फिर नकारात्मक या ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? तो आपका जवाब होना चाहिए नागालैंड, 0.6%, -0.6%। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितनी है? दोस्तों भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली जनसंख्या घनत्व कही जाती है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382। मतलब दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर में कुल 382 लोग पाए जाते हैं संपूर्ण देश में। दोस्तों अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्य देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं बिहार,
पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। दोस्तों क्योंकि बिहार क्षेत्रफल में कम है और इसलिए जनसंख्या घनत्व वहाँ सबसे ज्यादा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। दोस्तों सबसे ज्यादा आपको बिहार का याद रखना है। कितना जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पाए जाते हैं। मतलब बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य देख लेते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही पाए जाते हैं। दोस्तों वहां की जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आ जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए दिल्ली। और इसी तरीके से अगर आ जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो तब भी आपका जवाब दिल्ली ही होगा। लेकिन अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश आ जाए तो वो होना चाहिए बिहार। प्रदेश में बिहार है, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होना चाहिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। दोस्तों जहां लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ये होती है लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। कितनी है? 1084। दोस्तों मतलब वहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से 84 अधिक है। अपन केरल की लिंगानुपात को इस तरह से दर्शाएंगे, 1084 महिलाएं और 1000 पुरुष। केरल के बाद आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। बस आपको केरल का लिंगानुपात याद रखना है, 1084। सबसे कम लिंगानुपात वाले अपन देखते हैं हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हरियाणा की कितनी है भाई साहब? 879। मतलब 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं। यह है हरियाणा का लिंगानुपात। दोस्तों हरियाणा में बहुत ही कम लिंगानुपात था, इस कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था? हरियाणा से ही शुरू किया गया था। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जबरदस्त आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया था। मैंने आपको बता दिया ये हरियाणा राज्य से प्रारंभ किया गया था और किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। दोस्तों अपन भारत का लिंगानुपात जान लेते हैं। दोस्तों संपूर्ण भारत का लिंगानुपात जो है 943/1000 है। मतलब 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। दोस्तों भारत की साक्षरता दर क्या है? दोस्तों संपूर्ण देश का साक्षरता दर जो है 73% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.09%। महिला साक्षरता कितनी है? 64.60%। दोस्तों पुरुष की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर में काफी अंतर है। दोस्तों उम्मीद है कि अगले वर्ष जो भी जनगणना होने वाली है इसमें ये वाला अंतर जो है काफी कम हो जाएगा और साक्षरता दर में काफी बढ़ोतरी होगी। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में 94% है। उम्मीद है 2027 में होने वाली जनगणना में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में काफी कम अंतर देखने को मिलेगा और इसी प्रकार भारत की साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलना चाहिए। मुझे तो उम्मीद है कि ये 90% से ऊपर होंगी। इसी प्रकार से सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है? केरल है। 94% यहाँ की साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर भाई साहब कहाँ है? ये है बिहार में। कितनी है? 61.80% बिहार में और सर्वाधिक केरल में। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।